गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है रौनक अग्रवाल और आज का ये वीडियो है सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का नया सिलेबस आ चुका है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एक भी पेपर नहीं है, यानी कि सारे पेपर सब्जेक्टिव हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स को किस तरीके से प्रिपेयर करें, यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर्स होने वाले हैं आप अपनी स्टडीज को किस तरीके से प्लान करिए, क्या आप मैथडोलॉजी फॉलो करिए जिससे कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें सब्जेक्टिव एग्जाम्स में। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा थ्योरी सब्जेक्ट्स की, यानी कि कंपनी लॉ, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी, लेबर लॉज, यानी कि जो फुल थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स करने के लिए जो मेरी सबसे पहली टिप है वो ये रहेगी कि अगर आपके पास टाइम है, यानी कि अगर आपका जून में अटेम्प्ट है तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, लेकिन अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है तो आप एटलीस्ट अभी से नोट्स बनाना शुरू करिए। तो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। नोट्स में आप क्या फॉलो करिए, आप चार्ट्स बनाना शुरू करिए। ठीक है, आप चार्ट्स के थ्रू पढ़ाई करना शुरू करिए जिसमें कि जितने भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, जो भी सेंटेंसेस हैं, जो भी वर्ड्स हैं, आप उन सबको चार्ट्स के फॉर्म में फ्रेम करते जाएंगे। ठीक है, तो चार्ट्स का क्या लॉजिक रहता है कि आप एक पैराग्राफ को एक या 3 या 4 शब्दों में बस लेकर आ जाती हैं। दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू चार्ट्स। ठीक है, जिसमें कि पूरा जो बेसिक सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग रहती है ना, वो एरोज का वो काम कर जाती है। ठीक है, तो इससे आपके नोट्स बहुत जल्दी बनेंगे और आपको वो चीज दोबारा याद करने में बहुत ईजी मिलेगा। ठीक है, तो आप बार बार उस चीज को ग्रास्प कर पाएंगे। ये चीज क्लियर है क्या? अगला जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स में। ठीक है, कीवर्ड्स मतलब क्या? कीवर्ड्स का मतलब होता है जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, हमको फर्स्ट रीडिंग में शायद वो चीज ना समझ में आए अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो, लेकिन हम जब क्लासेस करते हैं या हम किसी का वो टॉपिक सुनते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हाईलाइट करता है सामने वाला। जो आपके टीचर होंगे जब भी वो चीज पढ़ा रहे होंगे वो वर्ड्स पे हमेशा वो फोकस करते हैं। ठीक है, वो जो वर्ड्स हैं ना वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आप वो वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे, यानी कि आप क्या करिए, जब आप अपनी नोट्स पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और आप जब वो चीज रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो भी वर्ड सिग्निफिकेंट लग रहे हैं उस टॉपिक से रेलेवेंस में, ठीक है, उस टॉपिक से रेलेवेंस में जो भी टर्म सिग्निफिकेंट लग रहे हैं वो टर्म्स को हाईलाइट कर लीजिए। वो टर्म्स के नीचे आप लाइन खींच लीजिए या हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको रीड करें तो वो वर्ड्स पे हमेशा स्ट्रेस डालिएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जब आप एग्जाम में आपके सामने वो टॉपिक आएगा, जब से वो टॉपिक आपके सामने एग्जाम में आएगा आपको वो वर्ड्स याद आएंगे और जैसे ही आपको वो वर्ड्स याद आएंगे, क्योंकि आपने जो आपने पढ़ाई करी है वो वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए करी है, तो जब भी वो वर्ड आपके दिमाग में जैसे ही क्लिक होगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लिक होने लगेगा और आप अपने आप आंसर लिख पाओगे। आपको अगर ये चीज आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है तो गिव इट अ ट्राई। आप एक टॉपिक उठाइए, उसमें वर्ड्स हाईलाइट करिए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर्स उठाइए, स्कैनर्स वगैरह मिल जाएंगे और वो क्वेश्चंस को फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और वो कीवर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। आई एम डैम श्योर कि आपको अच्छा खासा आंसर बन जाएगा। चलिए, इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट्स में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग कॉन्सेप्चुअली, यानी कि आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करनी पड़ेगी। थ्योरी सब्जेक्ट्स में हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि आप टॉपिक ओरिएंटेड हो जाते हो, यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज पढ़ रहे हो, सेटिंग ऑफ अ बिजनेस एंटिटी है, आप पता चला किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस को क्यों चूज करना चाहिए और क्यों चूज नहीं करना चाहिए, आप ये चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप वो टॉपिक में इन्वॉल्व होने लगते हो। ठीक है, आप वो टॉपिक के अंदर चले जाते हो, आप ये भूल जाते हो कि आप ओवरऑल क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ओवरऑल यानी जूम आउट करके आपकी जो पिक्चर है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। आपको ऊपर पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप सब टॉपिक्स की डिटेलिंग तो पढ़ोगे, सब टॉपिक्स की डिटेलिंग आप पढ़ोगे, लेकिन आप जो मेन टॉपिक है उसको छोड़ोगे नहीं कभी भी। ये चीज क्लियर है क्या? यानी कि आपको कॉन्सेप्चुअली जाना पड़ेगा। थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपकी आंसर राइटिंग और कॉन्सेप्ट्स ही सिर्फ 2 चीजें हैं जो आपको एग्जाम्स में पास करने में हेल्प करते हैं। ठीक है क्या? इसके अलावा एक प्रिपरेशन की टिप है जो मैं फॉलो करता हूँ, जो स्पेसिफिकली मैं अभी जून अटेम्प्ट वालों के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करूंगा कि आपको वो चीज करनी ही चाहिए। ठीक है क्या? जिसमें कि आपको रैंडमनेस की तैयारी करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हम चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं या हम टॉपिक वाइज पढ़ाई करते हैं। ठीक है, या हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हमारा पेपर आता है, ठीक है, या हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं या हम क्लास टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो क्लास टेस्ट भी हम चैप्टर वाइज देते हैं, हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो हम चैप्टर वाइज करते हैं। तो होता क्या है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपका वो चैप्टर का
सपोज 40 to 50% हिट हो गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना, तो आई एम श्योर कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका 20% बेस फर्स्ट क्वेश्चन से आ गया है, क्योंकि आपको वो टॉपिक याद आ गया, आपको वो चैप्टर याद आ गया है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन होगा 13 चैप्टर का, सेकंड क्वेश्चन होगा फर्स्ट चैप्टर का, थर्ड क्वेश्चन होगा पता चला 9th चैप्टर का, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आप पहले किसी और टॉपिक की डिटेलिंग में गए, अब जैसे ही अगले क्वेश्चन में आओगे आपको फिर नया चैप्टर मिलेगा, आप थर्ड क्वेश्चन पे आओगे आपको फिर नया चैप्टर मिलेगा, तो दैट विल बी टिपिकली डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका वो फ्लो क्रिएट नहीं हो पाएगा, अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है, देखिए एग्जाम में ये चीज तो रहेगी, और हम इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हम एग्जाम के लिए अभी से वो सिनेरियो क्रिएट कर लें, यानी कि हम अभी से उस चीज की तैयारी शुरू कर दें। तो इसका कैसे तैयारी कर सकते हो आप देखिए, जब आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया हो, अब आपको जैसे ही मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया हो, तो सब सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारा तो प्रिपेयर ही नहीं हुआ है, अभी हमको और पढ़ाई करनी है, हमको और रिवीजन करना है, जब तक मेरे 3-4 बार, एक बार रिवीजन फुल ना हो जाए, 2 बार रिवीजन ना हो जाए, मेरा क्लास का रिवीजन ना हो जाए, तब तक मैं ये चीज नहीं कर सकता। ये सब बकवास है, ठीक है। अगर आपको करना है तो आपका सब्जेक्ट जितना भी प्रिपेयर हुआ हो, क्योंकि सब्जेक्ट प्रिपरेशन की कोई लिमिट नहीं होती है, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। प्रोफेशनल एग्जाम्स में यही प्रॉब्लम है, यानी कि एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में ये हमेशा ये प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका सब्जेक्ट कब प्रिपेयर हो गया और कब नहीं हुआ है। तो अगर आपने एक बार पूरा सब्जेक्ट कवर अप कर लिया है, यानी एक बार सब कुछ हिट किया हुआ है आपने, ठीक है, तो अब आप वो चीज स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या करिए, आप स्कैनर या जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है या जिसमें भी आपके क्वेश्चंस हैं वो उठाइए, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन खोल लीजिए किसी भी चैप्टर का और उसको सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। ठीक है, मान लिया कि वो बनेगा नहीं, जितना भी ना बने चलेगा, लेकिन आप उसको करो, ठीक है। फर्स्ट टाइम करो, सेकंड टाइम करो, बार बार ये चीज करो, भले ही उसमें आपको आंसर एग्जैक्ट ना आ रहा हो, लेकिन जो प्रिपरेशन हो रही है, जो आपका दिमाग चलेगा, वो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ये चीज क्लियर है क्या? तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करो। मैं रैंडमनेस पे हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि ये वो चीज है जिसने मेरे को एग्जाम्स में एक्चुअली में बहुत हेल्प की थी रैंक लाने में। ये चीज क्लियर है क्या? चलिए अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, यानी कि टैक्स, कॉस्ट, एफएम, जिसमें कि हमारे प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग इन्वॉल्व रहती है। मैं इस वीडियो में आपसे आंसर राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है क्या? चलिए, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला बुक बनानी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हमारा कॉस्ट है, एफएम है, सब में फॉर्मूलाज इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला बुक बनाइए। फॉर्मूला बुक की भी मेरे पास मेरा एक पर्टिकुलर वे था बनाने का, जैसे कि मैं सारे फॉर्मूलेस लिख लिए और उसके बाद जिस तरीके से उस फॉर्मूले को मैंने समझा है, वो मैं हिंदी में उसके बाजू में लॉजिक लिख लेता था, ताकि मेरे को भले ही मैं फॉर्मूला भूल जाऊं, लेकिन मैं वो लॉजिक कभी नहीं भूलूंगा। तो ये चीज मेरे को एग्जाम में हेल्प करती थी, ये चीज क्लियर है क्या? चलिए, इसके अलावा सबसे बड़ा जो रूल है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, दैट इज ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। यानी कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए आप बिना प्रैक्टिस से नहीं बच सकते, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, वो बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल है ही नहीं। आपको टाइम निकालना होगा, आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे डेली बैठ करके 5, 6, 10 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, जितनी ज्यादा पॉसिबल हो। ये चीज क्लियर है क्या? तो बिना प्रैक्टिस के दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं प्रैक्टिकल्स में, तो प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन। ये चीज क्लियर है क्या? चलिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए मेरे पास एक टिप और है, जिसको कि मैं रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन बोलता हूँ। यानी कि जो आपके जब हम एफएम सॉल्व करते हैं या हम कॉस्ट सॉल्व करते हैं, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उन सब का ना एक बड़ा क्वेश्चन होता है, हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसमें कि वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि हम एक अगर बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो हमारे जो भी उसके सब क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, वो सारे हमारे टारगेट हो जाते हैं उस क्वेश्चन से। यानी उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से मेरी सारे वो सब क्वेश्चंस रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप करिए क्या, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने सिलेबस की, जब आप प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको छोटे क्वेश्चन स्किप करने हैं, आपको छोटे क्वेश्चंस करने हैं,
आपको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सब टाइम करना है। बस जो मेजर क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि उस अकेले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके पूरा वो टॉपिक याद आ जाएगा, आपको वो पूरे नेचर ऑफ क्वेश्चन याद आ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, सिर्फ उस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जब आपका, और उसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट भी बना सकते हैं, मैंने एक उसकी लिस्ट भी बनाई हुई थी कि इस चैप्टर में इस क्वेश्चन नंबर पर को, मतलब इस क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो उससे होता क्या था कि जब एग्जाम के एक दिन पहले का टाइम आता है, ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले का टाइम जिसमें कि हमारे पास गैप नहीं होता है, जिसमें हमारे पास गैप नहीं होता है, तो हमको प्रिपेयर करने के लिए हार्डली 13 से 14 घंटे मिलते हैं। उन 13 से 14 घंटों के अंदर अंदर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, राइट। तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि मैं सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और मेरा पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, ताकि एग्जाम में मेरे पास कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मुझे उसका सोल्यूशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी टू बी फॉलोड इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है। इसके अलावा अगर आपके पास सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। एंड ऑल्सो मेरी अपॉलॉजीज है कि मैं काफी टाइम से एक्टिव नहीं था अपने चैनल पर, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड इन फ्यूचर आई विल बी एक्टिव। तो अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप श्योरली मुझे बताएं एंड आई विल डेफिनेटली अपलोड इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।